आप लोग दवा देना किशन रेड्डी साहब को, क्योंकि उनके बाप का जागीर अगर जायदाद खींच लिए तो भी इतना तकलीफ नहीं होता। अजहरुद्दीन को मंत्री बनाए तो वो अजहरुद्दीन को कैसे मंत्री बनाते बोल के वो पूछ रहे हैं। क्यों नहीं बनाएंगे? ये मुसलमान का हिस्सा है, वो हिस्से में अजहरुद्दीन को मैं मंत्री बनाया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी मुसलमानों का हिस्सा मुसलमानों को देने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो किशन रेड्डी का क्या तकलीफ हो रहा है? इसीलिए मैं पूछा किशन रेड्डी जी से, आपके बाप का जागीर मैं कुछ नहीं लिया, अजहरुद्दीन को नहीं दिए, वो उनका हिस्सा उनको दे दिए। मैं गुजरात नरेंद्र मोदी जी से कुछ जमीन जायदाद नहीं मांगा अजहरुद्दीन को मुसलमान भाइयों को देने के लिए। इसीलिए आज इस चुनाव मोदी केसीआर एक तरफ है, रेवंत रेड्डी राहुल गांधी दूसरे तरफ है। इसीलिए आप लोग सोचो, इस चुनाव में आपको दिखेगा कार का निशान, अगर कार के निशान पे आपको दबाए तो वो दिल्ली जाकर कमल बनने वाले हैं। पार्लियामेंट में ट्रिपल तलाक, 370 आर्टिकल, किसान के खिलाफ काला कानून जितने भी आए, हर वक्त केसीआर ने मोदी जी को मदद दिए। आज जो भी बीजेपी यहां पर नहीं जीत सकते, इसीलिए बीआरएस के नाम से वोट मांगने के लिए कोशिश कर रहे, मुसलमान भाइयों को भटकाने के लिए बीआरएस कोशिश कर रहे। उनका साजिश आप सोचो, क्योंकि कालेश्वर में 1 लाख करोड़ रुपए खा लिए केसीआर परिवार ने। फिर सीबीआई जांच के लिए मैं असेंबली में चर्चा करके वहां पर भेज दिए। 3 महीने हो रहा,
सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रहा है? केजीआर फार्मूला ई रेस में करोड़ों रुपए खा लिए, उसके लिए भी गवर्नर भाई केजीआर बिना गवर्नर परमिशन हम कुछ भी किए, एक ही मिनट में कोर्ट उनको बेल देने वाले। इसीलिए 2 महीने से केजीआर का कागज गवर्नर साहब का नहीं है। इसका मतलब मोदी जी किसी को नहीं छोड़ा इस देश में। ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, ये सब सारे जो उनके खिलाफ है उनके फिर 3-3 महीने होने के बाद भी केसीआर और उनके बेटे के लिए परमिशन नहीं दे रहा है मोदी जी। इसका मतलब आने वाले दिनों में बीआरएस जाकर बीजेपी में मिलने वाले हैं। इसीलिए आज किशन रेड्डी उनका डिपॉजिट जब्त करवा लेके सीधा सीधा बीआरएस को जिताने के लिए, बीआरएस के नाम से वो लोग जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मैं सीधा सवाल कर रहा हूं किशन रेड्डी जी, आप इतना किंग बनते बोल रहे हैं ना, किंग बनने का छोड़ो, अगर डिपॉजिट आपको मिले तो आप किंग, आप मैदान छोड़िए, आप बीआरएस को उसके आपके पार्टी में लेने के लिए जो कोशिश कर रहा है, सब लोगों को पता लग गए। केजीआर 10 साल आप थे, आज मैं पूछ रहा हूं 4% मुसलमान रिजर्वेशन कांग्रेस पार्टी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने दिया हुआ है। आज वो 4% रिजर्वेशन हम बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए 3 बार 2014, 2019, 2024 में बीजेपी को मौका दिए और जुबली हिल्स में 3 बार बीआरएस को एमएलए को मौका दिया। आप लोग हमारे मुसलमान भाई बहनों से मेरा एक ही गुजारिश है, एक मौका नवीन यादव को दो, एक गरीब नौजवान लड़के को एक मौका दो। आपके आवाज बनकर शेखपेट का जितने भी समस्या है दूर करने के लिए, हल्का करने के लिए नवीन यादव काम करेगा, मैं जिम्मेदार लूंगा। क्योंकि यही बगल में मैं रहता हूं, मैं कहीं दूर नहीं रहता हूं। आधी रात को आप उठा सकते, आधी रात को शेखपेट में जो भी समस्या है हल्का करने के लिए कांग्रेस पार्टी, हमारी सरकार कोशिश करेंगे। नवीन यादव को जिताओ और दोनों को बीआरएस बीजेपी। आप लोग तैयार है? तैयार है? तैयार है? तैयार है? जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। मैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इतना अच्छा जलसा रख के जो कांग्रेस पार्टी को असद साहब ने जो मदद की है, और खासकर अकबरुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन मेरे कॉलेज के दोस्त है, मेरा बचपन का दोस्त है। मैं वो हिम्मतनगर में रहते थे, मैं नारायणगुड़ा में रहता था। तो हमारे दोस्त से, हमारे दोस्त भी आज हमारे मदद में काम कर रहा है। सबको मैं गुजारिश का आदर करना चाहता हूँ। धन्यवाद मित्रों।
దాడులెన్ని జరిగిన గాని నడవలేదు రేవంతన్నా లంతకంతా ఎదురు ఎదిగాడు ముక్కనాడు పోలేదు ఒక్కటై కొట్లాడాడు అందుకే పెద్ద నాయకుడయ్యాడు అమరవీరుల త్యాగం చూసి అమ్మ సోసోరేడు మన రేవంతన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మొలగాడు మోహమంటూ లేని వాడు అందరినీ కొలిపేటోడు ఆనాటి రోజులు తెస్తాడు ఇందిరమ్మో రాజ్యం మళ్ళీ రేవంతు ఒళ్ళే సాధ్యం మన వంతు అన్నకు తోడుగా తెలంగాణ పులి బిడ్డ మరవబోదు నిన్ను గడ్డ జై మానవంతన్నా గన్నది మన తెలంగాణ రంగుల జెండా పట్టి సింగమోలే కదిలినాడు ఉత్తరు కాంగ్రెస్ సూరీడు మన రేవంతన్నా నిగ్గదీసి అడిగే మునగాడు నచ్చమొచ్చి ఏడేళ్ళాయి రాతలింకా మారకపాయే మోసగాడి చేతుల దిక్కిల్ని రాత మొదటి కన్నా ఇలా పోయింది యనమల రేవంత్ రెడ్డి అని నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఎరువుల రేవంతనే నేను మానేసంలో ఎవడు గమన రాలేదన్నా साहब, हमारे नौजवान और आपके दिल अजीज और नवीन यादव साहब, फरीम कुरैशी साहब, सबको भी मेरा आदाब और नमस्कार। एक ही एक बात बोलना चाहता हूं। कल हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला कि बीजेपी और बीआरएस एक ही है। परसों पार्लियामेंट इलेक्शन में बीआरएस ने बीजेपी को 8 सीट जितवाया, डिपॉजिट जब्त हो गई। 37% से 17% हुआ बीआरएस का। ग्रेजुएट इलेक्शन में कैंडिडेट नहीं लगा के बीजेपी को जितवाया। परसों साहब बोल रहे थे सीबीआई इंक्वायरी कालेश्वरम में लगाए तो अरेस्ट करना चाहिए केटीआर को और केसीआर को, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने नहीं किया। आपको सबको मालूम है केटीआर ने 10 साल म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर रहने पर भी
एक भी काम नहीं किया अपने जुबली हिल्स और शेखपेट उस कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन हमारे रेवंत रेड्डी साहब 2 महीने पहले हमारे लोग खुश रहना चाहिए, जो भी चाहिए आप सैंक्शन करके काम कराइए बोल के उन्होंने हमारे को इंस्ट्रक्शन दिया। उसके प्रकार हम लोग जुबली हिल्स पे सुमार 200 करोड़ का काम किया है। शेखपेट में 45 करोड़ ऐसे फरज साहब बोले, प्लस 45 करोड़ सीवरेज लाइन भी यहाँ सैंक्शन किया गया है। इलेक्ट्रिक लाइन्स शिफ्टिंग और वाटर सप्लाई और एक 20 करोड़, तो जुमला 115 करोड़ रुपए अपने शेखपेट में काम किया है। आप लोग को सबको मालूम है कि सबका काम 70% का वर्क हो चुका है और केवल 30% का बाकी है। आप लोग को सबको शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि बड़ा मेजॉरिटी से नवीन बाबू को वोट करके दूसरे नंबर पे हाथ का वोट को वोट करके जिताइए। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया विवेकानंद। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारे कारवान के एमएलए कौसर साहब से 2 मिनट आपके अल्फाज बयान करें। अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यहाँ पर मौजूद रियासत तेलंगाना के वजीर आला अली जनाब ए रेवंत रेड्डी साहब, जी विवेक स्वामी साहब और कांग्रेस के प्रेसिडेंट महेश कुमार गौड़ साहब, मेरी जमात आपकी जमात के कॉरपोरेटर जनाब राशिद फराज साहब, जनाब अजहरुद्दीन साहब, दीगर यहाँ पर आए हुए मेरे साथी नौजवान बुजुर्ग हजरात, मेरी आवाज़ जहाँ तक पहुँच रही, घर में बैठकर सुनने वाली मेरी पर्दानशीन, मेरी माँ और बहनें, ये आज का जो इजलास है, ये आज का जो रैली है, मैं आपके सामने 1-2 बात बताता चलूं। जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम अली जनाब अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन अली साहब ने जो फैसला लिया, फैसला यह है कि इस बार इस पार्टी के, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जनाब नवीन यादव की तायद, कांग्रेस पार्टी की तायद करने का फैसला लिया। ये ज़मीनी इंतखाबात है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि आपने 10 साल तक रियासत तेलंगाना के अंदर जो बीआरएस पार्टी की जो हुकूमत थी, उनके तो कारनामे थे, आपने देखा होगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल के अंदर जो आपके रियासत के, हमारी रियासत के तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी साहब आने के बाद मेरे हल्के कारवान के अंदर या जोबलीस के अंदर आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने और हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब ने जो नुमाइंदगी की, खास तौर से रियासत तेलंगाना के अंदर बसने वाले मुसलमानों की, रियासत तेलंगाना के अंदर बसने वाले दलितों की, ओबीसी की, जो आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जो नुमाइंदगी करते हैं, और उसी तरीके से असम्बली के अंदर जो आपकी जमात, मेरी जमात के फ्लो लीडर जनाब हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन अली साहब ने असम्बली के अंदर चाहे किसी की हुकूमत रहो, आपके लिए लड़ते हैं और आपके लिए सोचते हैं। और आपने देखा होगा आज से 1 महीना पहले इसी इलाके के अंदर सदर मोहतरम हबीब मिल्लत और सदर मोहतरम नकीब मिल्लत यहाँ पर शेखपेट बल्दी डिवीजन के अंदर जो करोड़ों रुपए की लागत से डेवलपमेंट के काम कराए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ, यहाँ पर चंद लोग हैं, उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, चंद पैसों पर बिकने वाले दलाल, या उन तमाम से गुजारिश करता हूँ कि अभी आपको मौका है, अभी 4-5 दिन बाकी है, आप आ जाइए इस पार्टी का और इस उम्मीदवार की तायद कर कर इस उम्मीदवार को कामयाब कर रही है। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी 3 साल बाकी है, आपको जानना होगा जिसकी रियासत जो कांग्रेस की रियासत है, कांग्रेस की हुकूमत है, इंशाअल्लाह यहाँ का उम्मीदवार, कांग्रेस का उम्मीदवार कामयाब होने के बाद हल्के जोबलीस के अंदर मैं समझता हूँ, चाहे वो इर्रा गड्ढा हो या बोराबंडा हो या यूसुफगुड़ा हो या रहमत नगर हो या शेखपेट की गलियाँ हो, यहाँ के जो भी बुनियादी मसाइल है या बल्दी बरखी अबरासानी
उनके हवाला दीगर मसाइल के ऊपर भी हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। नवीन यादव ये शहर के लिए या जोबलिस के लिए कोई नहीं, यह जोबलिस का यहाँ का ही पैदावार है और यहाँ पर रहने वाला मुकामी है। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप तमाम से जो कॉलोनी से खास तौर से शेखपेट के अंदर, चाहे वो डायमंड कॉलोनी हो या गुलशन कॉलोनी हो या तेजा कॉलोनी हो या अजीज बाग हो या राहुल कॉलोनी हो या समता कॉलोनी हो या पैरामाउंट कॉलोनी हो या हकीम शाह कॉलोनी हो या विराट नगर हो, उन तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपको 11 तारीख के दिन सुबह निकल कर अपनी नमाज फजर की नमाज अदा कर अपने पोलिंग बूथ पर जाइए और आपकी ताईदी उम्मीदवार का इम्तियाजी निशान हाथ है, हाथ के निशान पर और देकर नवीन यादव को कामयाब कराइए। इंशाअल्लाह हमारी जो ताईदी जमात है कांग्रेस पार्टी के हमारे सीएम साहब भी आपके दरमियान में है। आपको यहाँ के जो मसाइल रहेंगे इंशाअल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। और हमारे जो इंचार्ज मिनिस्टर साहब है जी विवेक साहब ने कई दौरों के अंदर, कई ग्रुप मीटिंग के अंदर वो तयखुन दिया कि शेखपेट का हो या कोसे भी हल्के का हो, उन तमाम मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश करने का तयखुन दिया और 40 से 50 करोड़ रुपए शेखपेट बल्दी डिवीजन के अंदर जमात की जानिब से नुमाइंदगी करे, वो संख्यन हो गए और कहीं काम बाकी है। इंशाअल्लाह उन तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की कोशिश करेंगे। मगर मेरे नौजवानों से अपील करता हूं कि फजर की नमाज अदा करिए, अपने पोलिंग बूथ पर जाइए, आपकी इम्तियाजी जो निशान है हाथ के निशान पर वोट देकर नवीन यादव को कामयाब कराइए। और ख़ास तौर से यहाँ पर जितने भी हजरात आए उन तमाम से गुजारिश करता हूँ, आपकी जमात, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की सेहत के लिए, उनकी कामयाबी के लिए दुआ कीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। अभी मैं गुजारिश करता हूँ हमारे बीच में माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर अजहर भाई को आके इस सभा को संबोधित करें। हमारे सबसे चहीते चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब, हमारे टीपीसीसी प्रेसिडेंट महेश गौड़ साहब, कौसर भाई, फराज भाई, हमारे भाई, बड़े भाई विवेक साहब, हमारे सबसे चहीते नौजवान नेता नवीन यादव साहब, मैं आप लोग का सबको एहतराम करता हूं। पहली बात तो मैं सीएम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने मुझे जो एजाज़ दिया है आज वो काबिल तारीफ है। आप लोग पूरे हाथ जोड़ के बताइए सीएम साहब ने जो दिया है। मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं ये कहता हूं कि ये जो भी मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है मैं पूरे अच्छी तरह से काम करूंगा और आप लोगों के लिए काम करूंगा, क्योंकि शेखपेट में मुझे सबसे ज़्यादा आप लोगों ने लीड दे के यहाँ से जिताया था। मैं चाहूँगा ये जो लीड मुझे जो वोट आप मुझे डाले थे उससे 2 या 3 गुना वोट डाल के आप नवीन साहब को यहाँ से जिताना चाहिए। और आज का हुजूम ये बता रहा है कि आप कितना सीएम साहब को चाहते हैं और इतने लोग आए हुए यहाँ से वहाँ तक और मेन रोड तक आपका हुजूम है, आप लोग ने आके यहाँ पे ठहरा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और यही कहता हूँ कि मैं 2-3 लफ्ज़ ही बोलूँगा। देखिए, बीआरएस की जो गाड़ी है वो ऑलरेडी पंक्चर हो चुकी है, हुई कि नहीं? और जो फूल वो पूरा मुरझा गया है। हाँ, पूरा मुरझा ही गया है, क्योंकि आज इससे पहले इलेक्शन में बीजेपी की जो कैंपेनिंग थी काफी ज्यादा थी। आज तो बीजेपी के लोग कोई दिख रहे नहीं और किशन रेड्डी साहब इतने बड़े बड़े बातें कर रहे हैं, खुद तो कभी दिखे नहीं। मैं इतने बार कैंपेनिंग कर रहा हूँ, एक बार भी कहीं दिखे नहीं, कहीं टकरा नहीं गए। बट लेकिन आपको एक चीज यहाँ पे कहूंगा कि आप जितना आप जो हुजूम के साथ यहाँ पे आए 11 तारीख के दिन, ये सेम हुजूम आपके पोलिंग बूथ पे चाहिए, क्योंकि जितने आप वोट बढ़ाएंगे, परसेंटेज बनाएंगे, उतने ज्यादा वोट से नवीन साहब जीतेंगे। और बहुत से लोग ये कह रहे थे कि माइनॉरिटी के लिए कुछ नहीं कर रहे, तेलंगाना गवर्नमेंट, सीएम साहब कुछ नहीं कर रहे थे। मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि अभी तक 11 चेयरमैन, मुसलमान चेयरमैन सीएम साहब ने दिया है, ये किसी को पता ही नहीं है। मैं आज बोल रहा हूं। और 2 इंटरनेशनल प्लेयर्स जो सिराज को डीएसपी दिए और निखत जरीन को डीएसपी दिए, इतना मामूली बात नहीं है। वो जो करते वो सीएम साहब ही कर सकते थे और कोई नहीं कर सकते। आप लोग इस बात पे पूरे माइनॉरिटीज, पूरे मुसलमान एक तरफा वोट डालना चाहिए और कांग्रेस को जिताइए। जब तक आप कांग्रेस को नहीं जिताएंगे
तो सीएम साहब के हाथ मजबूत होंगे। जो काम जुबलीज में किया गया है 200 करोड़ का, मेरे ख्याल में 500 करोड़ के ऊपर काम होगा इंशाल्लाह। और मैं भी आके आपके साथ काम करूंगा। मैं फिर से गुजारिश करता हूं कि आप नवीन साहब को भारी मत से जिताइए और उनको एमएलए बनाइए। वो भी आपके लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो एमएलए थे उन्होंने कुछ नहीं किया, ना सरकार ने कुछ नहीं किया। 10 साल से आपने कुछ नहीं किया। जो 2-2.5 महीने में हमारे विवेक साहब है और जितने भी यहाँ पे जो चेयरमैन जो काम है उनका भी मैं बहुत बहुत उनको भी मुबारक देता हूँ। उन्होंने बहुत मेहनत की और आपके सामने 200 करोड़ के ऊपर काम किया। और सीएम साहब ने कहा कि जुबली में जितना काम करना है उतना आप काम करो, तो हम इनको भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। और यही आखिर में यही कहता हूँ कि आप कांग्रेस को हाथ के पंजे पे वोट डालिए। 2 नंबर है, 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर रिजल्ट के दिन 1 नंबर होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हेलो, अभी मैं आमंत्रित करना चाहता हूं तेलंगाना कांग्रेस कमेटी के हमारे अध्यक्ष भाई महेश गौड़ जी से आके इस सभा को संबोधित करें। గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి వర్యులు రేవంత్ రెడ్డి గారు, కౌసర్ భాయ్, ఫరాజ్ భాయ్, వివేక్ వెంకటస్వామి గారు, అజరుద్దీన్ గారు, సురేఖమ్మ గారు, నవీన్ యాదవ్ గారు, सबको नमस्ते। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटियों के ऊपर जो प्यार है वो इतिहास है। आज छोटे छोटे बातों में बाइकों में मत आइए। मैं मुसलमान कम्युनिटी को अपील कर रहा हूं, बड़ा सोचिए। कांग्रेस पार्टी का माइनॉरिटी भाइयों का जो गठबंधन है कई सालों पुरानी है। आज नए नए पार्टियां आके सोशल मीडिया में बहकाने की कोशिश कर रही है। मुसलमान भाइयों और कांग्रेस पार्टी के बीच में जो प्यार है उसमें लकीर खींचने की जो कोशिश कर रही है, इसको बहकाव में मत आइए। कांग्रेस पार्टी का इतिहास बोलती है कम से कम 8 एआईसीसी अध्यक्ष को माइनॉरिटियों को भाइयों को बनाए, सो इतिहास है एआईसीसी का। जम्मू कश्मीर बॉम्बे से लेकर साउथ तक कम से कम 12 मुख्यमंत्री माइनॉरिटी मुख्यमंत्री बनाए, सो इतिहास कांग्रेस की है। आज छोटे छोटे पार्टी वाले आके आपका और कांग्रेस का बीच में लकीर खींचना चाह रहे, बाइकाओं में मत आइए भाइयों। मुसलमान भाइयों के लिए हमेशा कांग्रेस पार्टी आपके साथ है। कई मुसीबतों में माइनॉरिटी मुसलमान भी कांग्रेस के साथ देते आ रहे, आज भी देना है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी जी के नेतृत्व में आज पुराने शहर से नया शहर तक डेवलपमेंट जिस तरीके से हो रही है उसको देख के परेशान है आज बीजेपी और बीआरएस पार्टी। इसलिए आप लोगों को बहकाने की कोशिश कर रही है। भाइयों, नवीन यादव एक नौजवान है, फोन करे तो भाग के आने वाली आदत है। सो नौजवान आपके बीच में कांग्रेस के उम्मीदवार बन के आपके सामने आया है। जैसा कौसर भाई बोले हैं, जैसे फराज बोले हैं, बड़े आदमी असदुद्दीन ओवैसी की आशीर्वाद से यहां के हैं, सो आपके भाई बहनों के आशीर्वाद से नवीन यादव एमएलए बनेंगे और रेवंत रेड्डी के नेतृत्व में ये शेखपेट से लेके पूरी जुबली हिल्स कॉन्स्टिट्यूंसी में डेवलपमेंट को आप देखेंगे आगे वाले 3 साल में। మిత్రులారా, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అంటేనే పేదల ప్రభుత్వం. సన్న బియ్యం కావచ్చు, రేషన్ కార్డులు కావచ్చు, ఇందిరమ్మ ఇల్లు కావచ్చు, అన్నీ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీతోనే సాకారం అవుతాయి. 10 ఏళ్ళు ఇక్కడ బీఆర్ఎస్ అధికారులు మీ ముఖాలు చూడలే. 15 ఏళ్ళు ఎమ్మెల్యే ఉన్న గోపినాథ్ మీ ముఖాలు చూడలే. ఇలా యువకుడు ఎప్పుడు మీ మధ్యన యువకుడు రేవంత్ రెడ్డి గారి సహకారంతో అన్ని కార్యక్రమాలు వస్తాయి. నిన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు, దాదాపు 4000 ఇందిరమ్మ ఇల్లు మీకు ఇవ్వబోతా ఉన్నాము. जैसे कौसर भाई बोले, आज 50 करोड़ की डेवलपमेंट सिर्फ शेखपेट में हुआ है.
तो आप यकीन मानिए पूरी जुबलीस में कितना डेवलपमेंट आने वाले 3 साल में होने वाला है। ये याद रखिए, बीआरएस को वोट दिए तो बीजेपी को जाता है। आप ऊपर से वोट देंगे बीआरएस को, नीचे से बीजेपी को जाएगा। बीआरएस बीजेपी अलग नहीं है। कल पेपर में देखा हूं, बहुत जल्दी एक होने वाले हैं। बीजेपी से मिलने वाले पार्टी को अगर वोट देंगे तो सेक्युलरिज्म का दिक्कत में आएगा। भाइयों बहनों, मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं, नौजवान नवीन यादव को देखिए, साथ में रेवंत रेड्डी जी को देखिए। आपको डेवलपमेंट होना है, कांग्रेस पार्टी को 11 तारीख को हाथ के निशान 2 नंबर पे देके, जैसे हमारे फराज बोल भले यहां से कम 20 से 25 हजार की मेजॉरिटी आप देंगे, इंशाल्लाह आप देंगे। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। अभी मैं आमंत्रित करता हूं हमारे उम्मीदवार युवा साथी युवा नेता नवीन यादव जी से आपको संबोधित करें। शुक्रिया ना। शेखपेट के पब्लिक को एक हिम्मत देने अपने बीच में अपने बस्ती में आए हुए अपने सबके प्रिय नेता अपने चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब को अपने सबके तरफ से दिल से शुक्रिया अदा करते हुए तालियों से आप वेलकम करें। और इस डायस पे है सो बड़े मिनिस्टर साहब, हमारे विवेकानंद साहब, कौसर साहब, फराज भाई, कोंडा सुरेखा मैडम, अजहरुद्दीन भाई, फ़हीम भाई, रंगारेड्डी साहब, यहाँ के हमारे नवाज भाई, हमारे अनिल भाई, यहाँ है सो बड़े लोगों को और नौजवान भाइयों को, माँ बहनों को और बुजुर्ग बड़े लोगों को सबको मेरा आदाब। पहली बात तो मैं आपके सामने एक उम्मीदवार बन के आया, ये सब आप लोगों की दुआ है और कांग्रेस पार्टी के बड़े लोग, एआईसीसी के बड़े लोग, सोनिया मैडम, राहुल गांधी सर, खड़गे सर, केसी वेणुगोपाल सर, इसके साथ साथ मेरे ऊपर एक भरोसा रखकर आपके तकलीफा दूर करते हुए, आपके प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए, आपको हिम्मत देते हुए मैं ठहर तुम बोल के मेरे ऊपर एक भरोसा रखकर मेरे को यह मौका दिया है, सो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब रेवंत रेड्डी साहब को, पीसीसी अध्यक्ष महेश साहब को, इंचार्ज मैडम को, सबको मेरे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए, और जब मेरा नाम ऐलान करे इमीडिएटली ओवैसी साहब ने मेरे को सपोर्ट करने के लिए जो स्टेटमेंट दिए, ओवैसी साहब का भी शुक्रिया अदा करते हुए, इसके इमीडिएट अनाउंस होने के बाद हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी जीतने के लिए हमारे कौसर साहब और फराज साहब बहुत, इसके साथ साथ हमारे चेयरमैन, हमारे मिनिस्टर साहब, हमारे एमएलएस, यहाँ के कांग्रेस वर्कर्स और एमआईएम के सदरा एक यूनिटी के साथ सब जने मिलकर यहाँ जो काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को जिताने के लिए, आपको देख रहे तो ये बहुत खुशी की है। सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कोई नवा चेहरा नहीं हूँ आपके सामने। 30 साल की उम्र में ओवैसी साहब मेरे एक्टिविटीज देख के मेरे को एक बहुत बड़ा मौका दिए थे 2014 में। आप और हम सब मिलकर इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मेहनत करके एक अच्छा इज्जत लगाए थे मेरे। उसी की तरह आज भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं सभी मेरे नौजवान भाइयों या शेखपेट के बड़े लोग को, जिस तरह पिछले दिनों में अपन मेहनत करें उससे और 10 गुना बढ़ के मेहनत करते हुए यहां से कांग्रेस पार्टी को जिताना बोल के आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। और आपका हमारा रिश्ता एक 15 साल से है। इस शेखपेट में 62 कॉलोनीज के लोग, मैं हर पुराने एसोसिएशन से एक पहचान है, यहाँ के नौजवान से एक पहचान है, उन सबको भी नमस्ते करते हुए आपका और अपना रिश्ता तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे ऊपर एक फॉल्स फेक न्यूज़ स्प्रेड कर रहे हैं। मैं कभी किसी की बुराई नहीं सोचा, कभी किसी के बारे में बात नहीं करा, मेरे खून में नहीं है वो। हम हर मजहब को लेके चले, हर मजहब को इज्जत कर रहे। आज भी वैसी हूं, कल भी वैसी रहूंगा, मगर बीआरएस बीजेपी अपना जो रिलेशन है ये रिलेशन तोड़ने के लिए कोशिश कर रहा। ना कोई
हिंदू बुरा होता, ना मुसलमान बुरा होता, ना सिख बुरा होता, ना ईसाई बुरा होता। जो इंसान बुराई पर चलता वो इंसान बुरा होता। हम किसी के बुराई सोचने वाले में नहीं है। जिस तरह रेवंत रेड्डी साहब हर मजहब को लेके चल रहे हैं, जिस तरह ओवैसी साहब हर मजहब को रेस्पेक्ट करते हैं, उसी तरह आपका ये छोटा भाई भी आगे आने वाले दिनों में वैसे ही रहेगा। हर मजहब को लेके चलूंगा, आपके गलियों में घूमते हुए आपके तकलीफा समझते हुए उसको सॉल्व करने की कोशिश मैं करूंगा। और आप सिंपैथी और सेंटिमेंट पे के लिए सोचना नहीं है मेरे नौजवान भाइया, ये अपना फ्यूचर के लिए, अपना एरिया डेवलपमेंट के लिए सीएम रेवंत रेड्डी साहब पिछले 3 महीने के नीचे 3 मिनिस्टर्स को अपॉइंट करे अपने एरिया में। क्यों? अपने एरियाज को, अपने यहाँ के तकलीफा समझ के अपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। विवेक अन्ना यहाँ के इंचार्ज थे। विवेक अन्ना यहाँ चीफ मिनिस्टर साहब के इंस्ट्रक्शंस पे लगभग 80 करोड़ रुपीस के कामा इस शेखपेट में कर रहे हैं। विवेक साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आप सोच समझ के वोट दीजिए, फ्यूचर के लिए वोट करिए, वोट फॉर योर डेवलपमेंट, वोट फॉर योर फ्यूचर। आप कांग्रेस पार्टी को एक अच्छी मेजॉरिटी से जिताइए। आपके दरमियान में एक भाई की तरह, एक बेटे की तरह आपके साथ रहते हुए, यहाँ जिस तरह हमारे कौसर साहब, फराज भाई एंड अदर लीडर्स काम करते हैं आपका, उसी तरह मैं भी आपके प्रॉब्लम्स, आपके कामा करते हुए एक अच्छा नाम कमाता हूं बोल के कहते हुए जो मेरे को मौका दिया और जो यहाँ से कांग्रेस को जिताने के लिए जो कोशिश कर रहे, हर एक का दिल से शुक्रिया अदा करते हुए 11 तारीख के दिन पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है भाई। अपना पॉपुलेशन बहुत है मगर पोलिंग परसेंटेज कम हुआ था। जब मैं 2014 में भी लड़ा, मैक्सिमम कोशिश कर रहे थे, थोड़ा बहुत परसेंटेज कम हुआ, मगर इस टाइम वो फेल नहीं होना, परसेंटेज बनाना बोलते। यहाँ जितने भी नौजवान भाई यहाँ सुबह से शाम तक एक दिन मेरे लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए जीतने के लिए मेहनत करो, एक दिन मेहनत करो। मैं जीतने के बाद बड़े लोगों की ब्लेसिंग से, बड़े लोगों के इंस्ट्रक्शंस पे आपके दरमियान में रह के आपके काम करते हुए, प्रॉब्लम सॉल्व करते हुए एक अच्छा नाम कमाता हूं बोल के कहते हुए 11 तारीख सीरियल नंबर 2 पे हाथ के निशान पर वोट डालकर कांग्रेस पार्टी को कामयाब करना बोल के कहते हुए, जितने भी हजारों लोग यहाँ आए रेवंत रेड्डी साहब का वेलकम करने को, सबको दिल से शुक्रिया अदा करते हुए थैंक यू सो मच। बहुत बहुत जय धन्यवाद। कांग्रेस। आप लोग तैयार हैं? आप लोग तैयार हैं क्या? अभी हमारे बीच में हमारे हर दिल अजीज, हम सबके मुख्यमंत्री जनाब रेवंत रेड्डी जी से अभी मैं गुजारिश करता हूं कि आप इस जलसे को संबोधित करें। जय कांग्रेस। गट्टिगा फार्म हाउस में जो सो गए वो एकदम झलक देना उनको। जय कांग्रेस। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా। ఈరోజు జూబ్లీహిల్స్ శాసనసభ ఉప ఎన్నికల సందర్భంగా షేక్పేట్ డివిజన్లో స్థానిక కార్పొరేటర్ ఫ్రాత్ నేతృత్వంలో కార్వాన్ శాసనసభ్యులు కౌసర్ భాయ్ నాయకత్వంలో మా సహచర మంత్రివర్గ సభ్యులు, మా పిసిసి అధ్యక్షులు, ఈనాటి ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ను గెలిపించడానికి వేలాదిగా తరలి వచ్చినందుకు, షేక్పేట్ శక్తిని చూపించినందుకు మీకు అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు, కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్న మిత్రులారా, ఈ ఎన్నికలు సెంటిమెంటా డెవలప్మెంటా ఆలోచన చేయండి. ఒకవేళ సెంటిమెంటునే మనము ఆమోదించాలంటే ఆనాడు 2007లో పి జనార్దన్ రెడ్డి గారు గుండెపోటుతో మరణించినప్పుడు
అన్ని రాజకీయ పార్టీలు ఎంఐఎంతో సహా తెలుగుదేశం పార్టీ పీజేఆర్ కుటుంబానికి ఏకగ్రీవం ఇవ్వాలి అనంటే సెంటిమెంట్ రాజకీయాలకు కాలం చెల్లింది. పీజేఆర్ కుటుంబానికి ఏకగ్రీవంగా ఇచ్చేది లేదు అని చంద్రశేఖరరావు గారు నిర్ణయం తీసుకుంటే ఆనాడు పీజేఆర్ కుటుంబం కేసీఆర్ను కలవడానికి వెళ్తే గేటు బయట 3 గంటల్లో నించోబెట్టి అపాయింట్మెంట్ ఇవ్వకుండా అవమానించి ఆనాడు ఉప ఎన్నికలకు నాంది పలికిందే చంద్రశేఖరరావు గారు. మరి 2007లో గొప్ప నాయకుడు పేదోళ్ళ గుండె ధైర్యం పీజేఆర్ చచ్చిపోతేనే ఆనాడు ఏకగ్రీవానికి అవకాశం ఇవ్వని చంద్రశేఖరరావు ఈరోజు ఆయన కుమారుడు కేటీఆర్ ఏ రకంగా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే అభ్యర్థిని సెంటిమెంటుతో ఓటేయమని అడుగుతున్నాడని నేను ఈరోజు అడగదలుచుకున్న మీ ద్వారా. నిజంగానే సెంటిమెంటుకు ఓటు అడగాలంటే మొట్టమొదట జూబ్లీ హిల్స్ ఖైరతాబాద్ చౌరస్తాలో పీజేఆర్ విగ్రహం ముందు బీఆర్ఎస్ నాయకులు ముక్కు నేలకు రాసి పీజేఆర్ ఆత్మకు క్షమాపణ చెప్పిన తర్వాతనే జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు ఓటు అడగాలి. ఇవాళ షేక్పేట కావచ్చు, రామత్ నగర్ కావచ్చు, బోడబండ కావచ్చు, యూసుఫ్గూడ కావచ్చు, వెంగళరావు నగర్ కావచ్చు, సోమాజిగూడ కావచ్చు, ఇవాళ బీఆర్ఎస్ నాయకులు బెంజ్ కార్లు వదిలేసి ఇవాళ ఆటోలలో తిరుగుతున్నారు. మీ గల్లీలలో సమస్యల గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మీ గల్లీలలో చేరుకపోయిన చెత్త గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మీ తాగునీటి సమస్య గురించి మాట్లాడుతున్నారు, మీ ఇండ్ల మీద నుంచి వెళ్తున్న కరెంటు వైర్ల గురించి మాట్లాడుతున్నారు. నేను మీ ద్వారా ఒక్క మాట అడగదలుచుకున్నా. 2014 నుంచి ఈ జూబ్లీ హిల్స్ లో 3 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా బీఆర్ఎస్ నాయకుడిని గెలిపించిండు కదా. 2 సార్లు కేటీఆర్ మున్సిపల్ మంత్రిగా ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిండు కదా. 3 సార్లు బీజేపీని నరేంద్ర మోడీని సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు నియోజకవర్గం నుంచి గెలిపించిండు కదా. మరి ఈ సమస్యలకు కారణం బీఆర్ఎస్ బీజేపీ కాదా? ఒక్కసారి ఆలోచన చెయ్యండి. మాకు అవకాశమే రాలే, మమ్మల్ని ఎవరు వచ్చి ఈ పని కావాలి అని అడగలే. అయినా జూబ్లీ హిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గంలో మిత్రుడు వివేక్ వెంకటస్వామి గారు 3 నెలల్లో 400 కోట్ల రూపాయల నిధులు కేటాయించి ఈ రోజు అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ కావచ్చు, సీసీ రోడ్లు కావచ్చు, కరెంటు వైర్ల తొలగింపు కావచ్చు, ఈ రోజు పనులు జరుగుతున్నాయి. మరి మిత్రులారా, అడగంది అమ్మాయినా పెట్టదని ఏ విధంగా అయితే అంటారో ఇవాళ అడగకపోయినా 400 కోట్ల రూపాయలు కేవలం జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గానికే ఇచ్చినాం. రేపు అడగడానికి మీ తరఫున మాట్లాడడానికి యువకుడైన నవీన్ యాదవ్ని ఇక్కడ ఎమ్మెల్యేగా గెలిపించి పంపిస్తే జూబ్లీ హిల్స్ శాసనసభ నియోజకవర్గ సమస్యల్ని పరిష్కరించి మీ అభిమానాన్ని చురగొనే విధంగా నవీన్ యాదవ్ పనిచేస్తాడని నేను ఈరోజు మీకు మాట ఇస్తున్నా. మిత్రులారా, ఇవాళ మా అక్కల్ని మా యువకులని అడుగుతున్నా. 10 ఏళ్లలో చంద్రశేఖరరావు రేషన్ కార్డు అని ఇచ్చిండా? 10 ఏళ్లలో ఎన్నడైనా మీకు సన్న బియ్యం ఇచ్చిండా? 10 ఏళ్లలో 200 యూనిట్లు మీ ఇళ్లలో ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చిండా? మా ఆడబిడ్డలకు బస్సుల్లో ఉచిత ప్రయాణం ఇచ్చిండా? మరి ఇవేమి ఇవ్వని బీఆర్ఎస్ నాయకులు ఈ రోజు వచ్చి మీ ఓటు ఎట్లా అడుగుతారని నేను అడుగుతున్నా. ఇవాళ మీ సోదరుడు మీరు అభిమానంతో ఆశీర్వదిస్తే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రి అయితే ఇవాళ 61,000 రేషన్ కార్డులకు 2,39,000 పేదలకు ఈరోజు సన్న బియ్యం ఈ జూబ్లీ హిల్స్ నియోజకవర్గంలోనే అందుతున్నాయంటే అది ప్రజాపాలన కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇస్తున్నది. దాదాపుగా గృహలక్ష్మి, మహాలక్ష్మి, గృహజ్యోతి పథకాలు వేలాది మంది ఈరోజు ఈ ప్రాంత ప్రజలకు మేలు జరుగుతుంది. 500 రూపాయల సిలిండర్ కావచ్చు, డబల్ బెడ్రూమ్ ఇల్లు ఇస్తా అని కేసీఆర్ మోసం చేస్తే నేను ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి మాట ఇస్తున్నా. జూబ్లీ హిల్స్ నిరుపేదలకు రాబోయే రోజుల్లో ఇందిరమ్మ ఇండ్లు 4,000 ఇండ్లు మీకు కేటాయించి మీ భవిష్యత్తును తీర్చిదిద్దే బాధ్యత కాంగ్రెస్ పార్టీ తీసుకుంటుంది. ఇవాళ కిషన్ రెడ్డి గారు మాట్లాడి నేను సవాలు విసిరిన
నేను సవాలు విసిరినా కాళేశ్వరంలో కేసీఆర్ మీద సిబిఐ కేసులు ఎందుకు పెడతలేరు, మేము పంపించి 3 నెలలైంది, జవాబేందని. ఆయన నాకు సవాలు విసురుతుండు, నాతో చర్చిస్తాను. కిషన్ రెడ్డి కాదు, చర్చలు నాతోని కాదు. ఢిల్లీలో వెళ్ళి నరేంద్ర మోడీతో చర్చించండి, ఢిల్లీకి వెళ్ళి అమిత్ షాతో చర్చించండి. ఎందుకు కేటీఆర్ను బొక్కలు వేయడానికి మోడీ అనుమతి ఇస్తలేడో గాడవై కొట్లాడండి. ఈడ నాతోనేంది నువ్వు మాట్లాడేది? 6 ఏళ్ల నుంచి నువ్వే మంత్రివే. మెట్రో రైలు ఎందుకు రాలేదు? గోదావరి జలాలకు నిధులు ఎందుకు ఇవ్వలేదు? మూసి అభివృద్ధి కోసం నిధులకు ఎందుకు అడ్డం పడుతున్నావు? RRR రింగ్ రోడ్డుకి ఎందుకు అడ్డం పడుతున్నావు? రేడియల్ రోడ్స్కి ఎందుకు అడ్డం పడుతున్నావు? హైదరాబాదు నగర ప్రజలకు చెప్పు. ఇవాళ గుజరాత్లో సబర్మతి రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకోవచ్చు, యూపీలో గంగా నది రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకోవచ్చు, ఢిల్లీలో యమునా నది రివర్ ఫ్రంట్ కట్టుకోవచ్చు. కానీ హైదరాబాదు నగరంలో మూసీ నది రివర్ ఫ్రంట్ ఎందుకు కట్టుకోకూడదు? బీజేపీకో నీతి, ఇవాళ తెలంగాణకి ఇంకొక నీత. గుజరాత్ను ఇంకొక విధంగా, ఢిల్లీ ఉత్తరప్రదేశ్ మరో విధంగా. ఇవాళ తెలంగాణకు అన్యాయం చేయడానికే ఈ ప్రాంతంలో సికింద్రాబాద్లో నిన్ను ఎంపీగా గెలిపించి మంత్రిని చేసిండ్రా కిషన్ రెడ్డి గారు. అదేవిధంగా కేటీఆర్ చర్చలకు సవాల్ అంటున్నాడు. సవాలు ఇసరడం, పారిపోవడం నీ జాతిలోనే ఉంది. గంజాయి డ్రగ్స్ గురించి టెస్టులు అంటే నేను విశ్వేశ్వరరెడ్డి అమరవీరుల స్థూపం దగ్గర 6 గంటలు వెయిట్ చేసినాం, రాలేదు. అసెంబ్లీలో చర్చలు చేద్దామంటే నువ్వు నీ అయ్యా ఇద్దరు అసెంబ్లీకి రాకుండా పారిపోయినరు. మొన్నటికి మొన్న కంటోన్మెంట్లో శ్రీ గణేష్ను గెలిపిస్తే 4,000 కోట్లతో అభివృద్ధి చేసినానని చెప్తే సవాలు విసిరిండు. 4,000 కోట్లు ఎక్కడిచ్చిరో చెప్పు, నేను రాజీనామా చేస్తాను. శ్రీ గణేష్ 5,000 కోట్ల రూపాయల జీవోలు చూపిస్తే రాజీనామా చేయకుండా పారిపోయిన కేటీఆర్ ఇవాళ మళ్ళా చర్చలతోని సవాళ్ళు విసురుతున్నారు. నీలాంటి సన్నాసులు సవాలు విసురితే మా కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పట్టించుకోరు. ఒకవేళ నువ్వు సవాలు విసిరేది నిజమే అయితే కంటోన్మెంట్లో శ్రీ గణేష్ తయారుగా ఉన్నాడు, అక్కడ నిధులు ఏమిచ్చిండ్రో నువ్వు వాటి జీవోలు ఇస్తాడు, నువ్వు రాజీనామాకు సిద్ధంగా అని చెప్పి ఇవాళ కేటీఆర్కు నేను సవాలు విసురుతున్నా. मित्रों, हमारे मुसलमान भाई बहनों को आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि यहां के कारपोरेटर फराज हमारे साथी, हमारे मित्र कौसर भाई एमएलए बनकर ये नवीन यादव को जिताने के लिए बारिस्टर असद साहब, जिसका एमआईएम पार्टी का सदर साहब नवीन यादव को दुआ दिलाने के लिए, इस चुनाव में जिताने के लिए कौसर भाई को साथ देकर शेखपेट में मुझे भिजाया। मैं एक बात हमारे मुसलमान भाई बहनों से मैं याद दिलाना चाहता हूं, नवीन यादव गरीब का बेटा, ये नौजवान को पहले हम नहीं पहचाना। 2014 में असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब पहली बार इनको एमएलए उम्मीदवार बना के जुबली चुनाव में इनको लड़वाया। पहली बार ये एमआईएम से जुबली असेंबली चुनाव में ये चुनाव लड़ा था। उस दिन ये कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि वो समय पर इनका तजुर्बा कम थे। असद अकबर साहब का काम बहुत ज्यादा थे, कोने कोने पे घूमने में लग गया, जुबली हिल्स पे इन्हों जीता नहीं। आज ये शेखपेट मोहल्ला में मेरा जितना दूर नजर लग रहा है, जहां तक मेरा नजर जितना दूर है उतने दूर हजारों लोग आके आज नवीन यादव को आशीर्वाद देने के लिए, दुआ देने के लिए हजारों नौजवान यहां खड़ा हुआ है। मुझे भरोसा, उम्मीद आ गए, आने वाले चुनाव 11 तारीख 30,000 मेजॉरिटी से नवीन यादव जुबली से एमएलए बनने वाले हैं। ये 30,000 में आधा हिस्सा शेखपेट का हिस्सा, 15,000 मेजॉरिटी शेखपेट से दिला के इस चुनाव में शेखपेट का ताकत, शेखपेट का शक्ति
आप लोग दिखाने वाले हैं। भाई, मैं एक दूसरी बात याद दिलाना चाहता हूं। आप लोगों को पता है, सिराज इधर हैदराबाद का लड़का है। सिराज वर्ल्ड क्रिकेट कप जिता के शहंशाह बन के हैदराबाद आए तो उन्होंने पढ़ाई नहीं है तो भी पूरा हटा दे के डीएसपी सिराज बनाया कांग्रेस पार्टी सरकार ने। और दूसरी बात रहा निकत जरीन, निजामाबाद की लड़की, अब आपके बहनजे मेहनत करके वहां पर बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन बनकर तेलंगाना आए तो तेलंगाना सरकार 3 करोड़ रुपए नजराना देते हुए तेलंगाना के डीएसपी बना के तेलंगाना के ब्रांड एम्बेसडर बनाया सिराज और निकत जरीन को। यही नहीं, एडिशनल एडवोकेट जनरल इतने सालों से कोई माइनॉरिटी को नहीं दिए, इमरान खान को एडिशनल एडवोकेट जनरल बनाया। पब्लिक सर्विस कमीशन में माइनॉरिटी को हिस्सा दिए, राइट टू इंफॉर्मेशन कमीशन में माइनॉरिटियों को हिस्सा दिए। 11 लोगों को, हमारे भाइयों को दूसरे कारपोरेशन चेयरमैन बनाए। और खासकर 4 दिन पहले भारत के खिलाड़ी पूरा दुनिया में देश के नाम जो रोशन किए, अपने भारत के खिलाड़ी कैप्टन मोहम्मद अजहरुद्दीन भाई को मैं मंत्री बनाया। एक खिलाड़ी, 2 खिलाड़ियों को डीएसपी बनाया, तीसरे खिलाड़ी को जो हिंदुस्तान को जिताया वर्ल्ड कप में, उनको मैं मंत्री बनाया। भाई, माइनॉरिटी का मुसलमान भाइयों का हिस्सा अजहरुद्दीन साहब को हमने मंत्री बनाया। फिर किशन रेड्डी साहब को क्या तकलीफ हो रहा, पेट में क्या दर्द हो रहा? किशन रेड्डी साहब ने दरखास्त रखे गवर्नर साहब को, भाई अजहरुद्दीन को मंत्री नहीं बना देना, आप वक्त नहीं देना। मैं पूछना चाहता हूं शेखपेट से किशन रेड्डी साहब को, आपके बाप का जागीर जायदाद हम नहीं मांगा, हमने गुजरात नरेंद्र मोदी जी का जमीन जायदाद हम नहीं मांगा। तेलंगाना रियासत में जो हमारे मुसलमान भाइयों का हिस्सा, जो मंत्रिमंडल में उनका हिस्सा, मोहम्मद अजहरुद्दीन को हम मंत्री बनाए। आप नहीं, मोदी जी नहीं, अमित शाह नहीं, सब आके खड़ा रहे तो भी हम लोग मोहम्मद अजहरुद्दीन को मंत्री बनाया। मंत्री बना के माइनॉरिटी के हिस्से माइनॉरिटी को दे दिए। भाई, कल मैं रहमतनगर में भाषण दे रहे थे, मैं बोलने का मतलब, मुसलमान का मतलब कांग्रेस, कांग्रेस का मतलब मुसलमान। आज कांग्रेस की ताकत, तेलंगाना सरकार की ताकत हमारे मुसलमान भाई बहनों। ये तेलंगाना सरकार के 2 आंखें, मुसलमान और हिंदू, हम ये दोनों के बीच में कभी फर्क नहीं देखा। फर्क नहीं देखने के लिए कोशिश भी हम नहीं करते। 20 महीने हम सरकार चलाए, यहां पर जितने भी नौजवान है, हमारे मुसलमान भाई बहने हैं, हमारे सरकार में कभी इतने भी फर्क दिखाए क्या? आप लोगों को अलग देखने के लिए कभी कोशिश की है क्या? मगर बीआरएस वाले ने भटकाने के लिए कोशिश कर रहे। पिछले चुनाव में उन लोग जो लोकसभा चुनाव थे, वो समय पर ये खुदकुशी कर लेके मोदी जी को बचाए। 8 लोकसभा में महबूबनगर, छेवल्ला, सिकंदराबाद, मलकाजगिरी, मेदक, करीमनगर, निजामाबाद, आदिलाबाद तक पूरा बीआरएस डिपॉजिट जब्त होकर बीजेपी को जिताए। आज हमारे मुसलमान भाइयों से एक ही बात पूछना चाहता हूं, अगर ये 8 सीट नरेंद्र मोदी को तेलंगाना रियासत से अगर नहीं मिले तो आज मोदी प्रधानमंत्री नहीं है इस देश का। आज मोदी जी प्रधानमंत्री बने केसीआर के वजह से, बीआरएस पार्टी के वजह से। ये अंदरूनी बात, ये बहुत सारे पैसे कमाया, बेटा जनवाड़े में 100 एकड़ में फार्म हाउस बनाया, केसीआर साहब ने गज्वेल में 1000 एकड़ में फार्म हाउस बना लिए, हरीश राव मोइनाबाद 50 एकड़ में फार्म हाउस बना लिए, हजारों करोड़ों रुपए कमाए।
वो कमाई को मोदी जी पकड़कर इन लोगों को ब्लैकमेल कर दे के पूरा इनका डिपॉजिट जब्त करवा दे के बीजेपी एमपी लोगों को जिता लिए। आज भी बीजेपी के नाम से वोट मांगे तो जुबली हिल्स में वोट नहीं मिलने वाले, उन लोगों को हकीकत पता है। इसीलिए बीजेपी के नाम से नहीं मांग रहे, बीजेपी बीआरएस के नाम से, कार के निशान के नाम से आज वोट मांग रहा है। आज अगर आप गलतफहमी से आने वाले 11 तारीख चुनाव में कार के निशान को अगर आप दबाए, शेखपेट गली से वो कार निकल के दिल्ली मोदी गली में घुसकर वो कमल पुल बनने वाला है, ये हकीकत है। क्योंकि इनका सीबीआई केसेस क्यों लागू नहीं कर रहा है? किशन रेड्डी साहब, आप जवाब दो। आप ही बोले थे, आप ही बयान दिए थे जलसे में, अगर सीबीआई को दे दो कालेश्वरम, 24 घंटा में बाप बेटे को अंदर डालने के लिए आप ऐलान किया था। आज मैं सवाल कर रहा हूं किशन रेड्डी जी को, मोदी जी को, 3 महीना हो गए, असेंबली में चर्चा करके सब लोग तय करके मोदी जी को भेज दिए, सीबीआई केस लगा दो कालेश्वर में केसीआर को और उनके बेटे को अंदर डालो चरलापल्ली में, उनको चिप्पा कूड़ू खिलाओ बोल के हम बोले, मगर नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्या है? मोदी जी किसी को छोड़ा क्या इस देश में? मोदी जी किसी को बचाया क्या? जो भी मौका मिले विपक्ष के नेता लोगों को, सोनिया जी, राहुल जी तक किसी को नहीं छोड़ा, सबको ईडी केसेस में लगाए, सबको सताए, सबको रुलाए, मगर बाप बेटे को खाली ऐसा टच भी नहीं कर रहा। क्यों? इसका हकीकत क्या है? हमारे मुसलमान भाइयों को सोचो बोलना के इस वक्त में मैं बोलना चाहता हूं। दिखाने का अलग है, हाथी का दांत खाने का अलग है, दिखाने का अलग है। केसीआर साहब शेरवानी पहन रहे, बिरयानी कुर्बानी खिला रहे, मगर उनका भरोसा है मोदी जी के ऊपर, क्योंकि आज आने वाले चुनाव में माघंटी सुनीता नवीन यादव के बीच में लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है मोदी जी केसीआर एक तरफ, राहुल गांधी रेवंत रेड्डी असदुद्दीन ओवैसी दूसरे तरफ। चलो देखेंगे। मैं सवाल कर रहा हूं मोदी जी और केसीआर से, हिम्मत है तो हरा के दिखाओ, असदुद्दीन ओवैसी, रेवंत रेड्डी, राहुल गांधी, नवीन यादव को जिता के 30,000 मेजॉरिटी हम दिलाएंगे। मोदी और केसीआर नवीन यादव को हराने के लिए आप कोशिश करो, उसको कैसे जिताना है। हमारे कौसर भाई, हमारे फराज, सब लोग मिलके यहां आए हुए हजारों लोग, नौजवान लोग नवीन यादव को जिताने वाले हैं। मेरे को उम्मीद आ गए आप सबको देखने के बाद कम से कम 1.5 किलोमीटर 1000 लोगों, खासकर हमारे महिला बहनों ने सब इनको दुआ करने के लिए सब लोग इधर हाजिर हो गए। मुझे भरोसा हो गए इन्हों जीतने वाले 30,000 से, उसमें से शेखपेट से 15,000 मेजॉरिटी मिलने वाले हैं। फिर जीतने के बाद जलसे में मैं आऊंगा, आपसे बैठकर बिरयानी कुर्बानी खाऊंगा। मैं शेखपेट का ताकत दिखाना, मोदी जी और केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देना। आप लोग तैयार हैं? तैयार हैं? मोदी जी केसीआर को मुंह तोड़ जवाब देंगे? जो जिसने तैयार है हाथ उठा दो। जय कांग्रेस, जय जय कांग्रेस। हस्तम गुर्तुके, हस्तम गुर्तुके। ధన్యవాదాలు మిత్రులారా, శుక్రియా అదా करना चाहता हूं। యనమల రేవంత్ రెడ్డి అనే నేను తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా ప్రజలందరికీ న్యాయం చేకూరుస్తానని దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను।